नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। भाई आज पांचवें चरण का चुनाव पूरा हो गया। कहीं पे 50% वोट, कहीं पे 55% वोट का बहुत उत्साह नहीं है, लेकिन ठीक है। उत्साह आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में वोट नहीं पड़े हैं। 2014 के बाद उन्होंने वोट नहीं दिया है। 2019 में लोकसभा का दिया था, उसके बाद एक लंबा समय है। 370 हटने के बाद पहली बार वोट दे रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मोटी वैसा ही परसेंटेज है। लेकिन आज जब पांचवें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं मतलब विथ कोट एंड कोट कह सकता हूं कि बीजेपी किसी भी तरह से सरकार नहीं बना पाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी, मैंने 16 अप्रैल को, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, 16 अप्रैल को जब मैंने एक वीडियो किया था जो ऑलरेडी है इसमें, उस समय मैंने ये कहा था कि बीजेपी की मैक्सिमम सीटें, मैक्सिमम उस समय जब जो मैं गिनती कर रहा था, तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 249 या 250 की बात कर रहा था। अब बीजेपी, फिर मैंने 10 दिन पहले एक और किया था, 7-8 दिन पहले चौथे चरण के बाद, तब मैंने कहा था कि बीजेपी अब 200 क्रॉस नहीं कर रही है, और उसके सहयोगी दल जो इंडिया है वो करीब 224 की बात थी। लेकिन आज जब पांचवें चरण का चुनाव हो गया है, तो बीजेपी की कम से कम मतलब वो 199 से फिसल के अब 180 के अंदर आ गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 49 सीटें जहां हो रही थी वो बीजेपी का गढ़ एक तरह से था। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे चुनाव था, उस 14 में से 13 सीट बीजेपी की थी। एक रायबरेली की सोनिया गांधी जी पिछली बार जीती थी, एक कांग्रेस की आप सीट कह सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में था, 13 में 13 सीटें एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी के साथ थी। फिर बंगाल है, बंगाल में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बीजेपी की 7 में से 3 सीटें थीं। बिहार में 5 में 5, मतलब वो जहाँ जहाँ इस आज इलेक्शन थे बीजेपी का वो था। कुल 49 सीट्स में 39 सीट एनडीए की थी, और उसमें से 32 सीट बीजेपी की थी। मेरे लिए बीजेपी का इस 32 सीट, या अगर 39 सीट को करें, तो अगर ये लोग मिलके 20 सीट क्रॉस कर लेते हैं तो इनका एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। 428 सीट पे चुनाव ऑलरेडी हो गया है, 115 सीट पे बाकी है। ये तय है कि कौन सरकार बनाएगा, ये अब मतपेटी में जाके ऑलरेडी निश्चित हो चुका है। इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी मिल रही है कि एनडीए की बीजेपी को मिल रही है, ये स्पष्ट हो चुका है, उसमें गेस। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से वोट पड़े हैं, जिस तरह से लोगों का रुख है, उसमें वर्डिक्ट क्लियर आ रहा है। कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है, कोई हंग ऐसे पार्लियामेंट नहीं है। मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, और उसमें बीजेपी को वोटर नकार रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आज मैं उत्तर प्रदेश की एक सीट, क्योंकि यूपी की एक सीट को मैं आपसे बात कर सकता हूं, मतलब कौन कहां कैसे रहा, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, जिसमें 13 बीजेपी के पास थी, उसको अगर आज हम लोग एक एक करके विश्लेषण करें, तो मोहनलालगंज लखनऊ के बाहर की सीट है, जो लखनऊ का एरिया है। लखनऊ ज़िले में कुल 9 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाएं को मिलके लखनऊ लोकसभा क्षेत्र बनता है। 4 विधानसभाओं को लेके जो मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज, प्लस सीतापुर का एक विधानसभा क्षेत्र सिधौली को लेके मोहनलालगंज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी बनती है। लखनऊ के बाहर की बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। वहाँ पे मोहनलालगंज सुरक्षित है। वहाँ पे इंडिया गठबंधन के आर.के. चौधरी का पलड़ा हर हालत में भारी है। मैं बहुत डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबी फिर चर्चा हो जाएगी, और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये आप मेरे पुराने वीडियोस भी उठा के देख लीजिए। जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था उस दिन से ये पता था कि आर.के. चौधरी की एडवांटेज रहेगी, और आज जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसमें मेरे हिसाब से एडवांटेज आर.के. चौधरी। मैं लखनऊ का सबसे बाद में करूंगा, किसी कारण से आपसे बोल रहा हूँ लखनऊ का। उसके बाद आ जाइए रायबरेली, कोई एडवांटेज और वो नहीं।
वहाँ पे राहुल गांधी की जीत हो रही है, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। अमेठी, किशोरी लाल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी, जिस तरह से प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने उस सीट को बहुत कम समय में 3 तारीख की सुबह अनाउंस होता है, आज 19 तारीख में आप 20 तारीख में आप बैठे हैं, 17 दिन के चुनाव में किशोरी लाल शर्मा आज एडवांटेजियस पोजीशन में, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। परिणाम जो भी होगा वो स्मृति ईरानी के लिए बहुत टफ हो गई है वो सीट। जालौन में बीजेपी के भानु प्रताप सिंह साहब हैं, इंडिया गठबंधन के नारायण दास अहिरवार साहब हैं। यहाँ पे एडवांटेज मैं हालांकि बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं एडवांटेज बीजेपी मान रहा हूँ यहाँ पे। झांसी में प्रदीप जैन साहब हैं, कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं। प्रदीप जैन साहब की एडवांटेज है वहाँ पे, पहले भी मंत्री रहे हैं, उस सीट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एडवांटेज प्रदीप जैन में मान रहा हूँ। हमीरपुर में बीजेपी से पुष्पेंद्र चंदेल हैं और इंडिया गठबंधन से अजेंद्र सिंह राजपूत हैं। ये फाइट है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी आगे, या ये बहुत कांटे की है यहाँ टक्कर। बांदा में बीजेपी के आर के सिंह पटेल हैं और इंडिया के कृष्णा देवी पटेल हैं। यहाँ पे भी फाइट है। थोड़ी एडवांटेज मेरे हिसाब से बीजेपी की हो सकती है। फतेहपुर, नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बढ़िया इलेक्शन और मेरे हिसाब से एडवांटेज नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर में, इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से। कौशाम्बी में राजा भैया का सपोर्ट और इलेक्शन के पूरे उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन की बढ़त नहीं, एडवांटेज जैसे 2 राइट लगते हैं ना, तो 2 राइट लगा दीजिए, एडवांटेज। बाराबंकी जब शुरू हुआ था चुनाव तो ये लगता था कि पीएल पूनिया साहब ही लड़ेंगे तभी कुछ फाइट में आ सकते हैं, तनुज पूनिया बहुत वीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा और जैसे जैसे ये रीड करना उस समय मुश्किल था लोगों के लिए, लेकिन जैसे जैसे जन भावना आई, तनुज पूनिया आज की तारीख में एडवांटेज है, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। फैज़ाबाद में कुल 4 विधानसभा की सीटें, 2 सपा 2 भाजपा, 2022 के इलेक्शन के हिसाब से। वहाँ पे लल्लू सिंह जी हैं जो एमपी हैं, पिछली बार कुछ 60-60 हज़ार वोट से जीते थे। उनके सामने अवधेश प्रसाद जी हैं। जिस तरह का चुनाव जिस तरह से लड़े हैं, जिस तरह से लोगों का एक वर्ग विशेष का गुस्सा है, उसमें एडवांटेज अवधेश प्रसाद है। अब कैसरगंज जब इलेक्शन नहीं भी हुआ था, हरदम ये माना जा रहा था कि वो बृजभूषण शरण सिंह की ऐसी सीट है जहाँ पे वो अजेय हैं, उनको हराना संभव ही नहीं है। उनको टिकट नहीं हुआ, उनके लड़के करण भूषण इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज की तारीख में कोई भी ये बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकता है कि वहाँ करण भूषण जीत रहे हैं, वहाँ फाइट हो गई है। और 13वीं सीट है गोंडा की। गोंडा से कीर्तिवर्धन जी लड़ रहे हैं, राजा साहब गोंडा मतलब हैं, राजा साहब मनकापुर हैं, सीट उनकी गोंडा कहलाती, तो गोंडा से लड़ रहे हैं। 4 बार के शायद सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनके सामने बेनी वर्मा की पौत्री हैं। बेनी वर्मा यहाँ से वो भी सांसद रह चुके हैं कैसरगंज से, गोंडा से। तो उनकी पौत्री श्रेया वर्मा अच्छा इलेक्शन लड़ रही हैं और यहाँ पे एडवांटेज श्रेया वर्मा है। अब मैं अंतिम में लखनऊ सीट पे आ रहा हूँ। लखनऊ सीट को जब शुरू हुआ था इलेक्शन तो हम सब लोग ये मान रहे थे कि लखनऊ सीट में कोई खास कहने लायक नहीं है, राजनाथ सिंह जी बहुत आराम से इलेक्शन जीत लेंगे। कुछ लोगों का कहना है रविदास मेहरोत्रा बहुत वीक कैंडिडेट थे, लेकिन रविदास मेहरोत्रा इसी सरजमी के हैं, सिटिंग विधायक हैं। आम आदमी के उनका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड है कि वो कितनी बार जेल गए हैं, और वो जेल कोई किसी को रौंदने में या किसी को बलात्कार में या यौन शोषण में नहीं गए हैं। आम आदमी की बात करने के लिए टेम्पो वाले, मजदूर, फेरी वाले, इनके बात को लेके प्रदर्शन करके, धरना प्रदर्शन के चक्कर में वो उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका रिकॉर्ड है।
आंदोलन करते हैं, आम आदमी की आवाज़ बनते हैं, घूमते हैं, वो यहाँ से है और नोन नेम है, मतलब कोई ऐसा नहीं है। आज जब चुनाव शुरू, आज जब वोट शुरू हो गया और जब दिन में बातचीत लोगों से होनी शुरू हुई, तो फिर लगा कि नहीं, पता ये लगा कि राजनाथ सिंह जी का चुनाव फंस गया है। अब इसके फंसने के मैं एक कारण, बड़ा 2-3 कारण जो समझ में आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो बार बार ये होता था कि नहीं देखिए, लखनऊ में शिया सुन्नी दोनों लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ा पुराना विवाद शिया और सुन्नी के बीच में रहता था, जो काफ़ी दिनों तक था है। उसमें ऐसा माना जाता था अटल जी के ज़माने से कि उसको शिया जो हैं उनका अटल जी से बहुत करीबी रिश्ता था, उनको मानते थे वो। तो ऐसा माना जाता था कि मुस्लिम में शिया वोट अटल जी को, मतलब बीजेपी को देते हैं। फिर उसी कड़ी में आगे आ गए लालजी टंडन। ये हुआ कि शिया वोट उनको ट्रांसफ़र होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, मेजॉरिटी वोट उधर जाते थे। फिर उनके लड़के जब लड़ने आए गोपाल जी टंडन को, तो उनको भी अपने पिता की ये एडवांटेज मिली थी। गोपाल जी की डेथ हो गई है, बीजेपी वो सीट लड़ रही है। इस बार जितनी मेरे लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि कोई भी शिया अब वोट इस बार बीजेपी को नहीं कर रहा है, क्योंकि 2019 में जो मुसलमानों के प्रति इनका स्टैंड था और आज में बहुत फ़र्क हो गया है। तो सुन्नी तो छोड़ ही दीजिए, शिया भी इनको यहाँ कोई वोट नहीं कर रहा है। तो एक तो इनका एक ये बड़ी दिक्कत। दूसरा क्या है कि इसमें से पिछली बार भी 1-2-3 मैं वोट की बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो एक एडवांटेज मिल रही है। तीसरा, दबी जबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो अमित शाह का एक चक्कर है, जिसको अरविंद केजरीवाल बहुत साफ साफ कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के अनुसार अमित शाह अब प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में है और उनके सामने जो भी प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनको वो रास्ते से हटाते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में वसुंधरा राजे को किनारे किया, शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया, गडकरी जी को किनारे किया, सुमित्रा महाजन को किनारे किया, रमन सिंह को किनारे किया, वो सारे नाम लेते हैं। अब एक योगी जी वो बोलते थे केजरीवाल साहब, लेकिन वो भूल जाते थे कि योगी जी से भी पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम राजनाथ सिंह जी भी हैं। भाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब लंबा समय है। तो अगर अमित शाह जी की ये एक थ्योरी अगर केजरीवाल जी की सही है, तो उस थ्योरी के हिसाब से अमित शाह साहब को, जैसे गडकरी जी में उन्होंने लंगड़ी लगाई है, उनको हराने का पूरा प्लान किया गया है, उसी तरह से ये सूट करता है। अगर राजनाथ सिंह जी हार जाते हैं तो अमित शाह को सूट करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। तीसरी बात, ये राजनाथ सिंह जी की एक थोड़ी दिक्कत क्या है कि वो, उनके 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों को सेट कराने के चक्कर में वो लगे रहते हैं कि उसको एमएलए बनाना है तो उसको मंत्री बनाना है, मंत्री बनाने के लिए उनसे, तो वो उनका जो असर्टिव, हालांकि वो असर्टिव कभी नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे ठीक से याद है और व्यक्तिगत बातचीत में याद है कि राजा भैया को मंत्री बनाने के लिए उन्होंने एक ही नाम की सिफारिश की थी और कल्याण सिंह के लाख विरोध के बावजूद भी वो इंसिस्ट किए थे कि राजा भैया को मंत्री बनाए और असर्ट करके बनवा ले गए थे। लेकिन अब चूंकि बच्चे की बात होती है, लड़के को टिकट दिलवाना है, लड़के को मंत्री बनवाना है, लड़के का फलाना करवाना है, तो अब वो असर्टिव राजनाथ सिंह नहीं रह गए हैं, तो उसकी वजह से भी है। तो जो मोटी बात है कि राजनाथ सिंह जी की भी सीट लखनऊ में फंसी हुई है, क्लियर एडवांटेज नहीं बोला जा सकता है। तो 14 सीटों में मैं फिर गिनती कर दूं, रायबरेली क्लियर कट राहुल गांधी जीत रहे हैं, बची 13 सीट। 13 सीट में मोहनलालगंज, अमेठी, झांसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैज़ाबाद और गोंडा, ये 13 में से ये 8 सीटें निर्विवाद रूप से एडवांटेज इंडिया गठबंधन, और 5 सीटें फाइट में हैं। उसमें थोड़ा अगर आप कह सकते हैं तो एडवांटेज बांदा में, और थोड़ा बांदा और जालौन में कह सकते हैं कि एडवांटेज बीजेपी है, लेकिन बाकी 3 सीटें तो फाइट ही में है। तो स्थिति खराब है। बीजेपी अगर इन 14 सीटों में 7 सीट ले आती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ये विक्ट्री होगी। 13 सीट तो भूल ही जाइए। तो ऐसा मुझे लगता है कि मोर और लेस चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
4 जून 2024 को बीजेपी न मेजॉरिटी में आ रही है, न 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रही है। और अगर वो 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है तो उसकी वो है कि अब शायद इंडिया गठबंधन 272 के मैजिक फिगर को क्रॉस कर बिना किसी दिक्कत के क्रॉस कर जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।